हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 1933 में जो है कौन समाजवाद का समर्थक बना और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू है। ये जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। 1933 में जो है जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक बने और ब्रिटिश शासन रियासती जमींदारों और पूंजीवाद को जो है उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो इसका डिस्कशन है 1933 में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रबल समर्थक बने और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की वकालत की। उन्होंने 1933 में भारत कहाँ शीर्षक के तहत लेखों की एक श्रृंखला में अपने समाजवादी विचारों को जो है व्यक्त किया। अब है निम्नलिखित में से किसने 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यानी कि 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यानी 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है किया गया था। अब है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो ये हो जाएंगे सीलभद्र याजी। ये हो जाएंगे सीलभद्र याजी। यानी कि सीलभद्र याजी जो हैं अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। अब है निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी। निम्नलिखित में से किसने जो है चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी। ऑप्शन ए है सूर्यसेन, ऑप्शन बी है चंदन दत्ता, ऑप्शन सी है विधान घोष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सूर्यसेन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सूर्यसेन। यानी कि चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना जो है सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। यानी कि चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना जो है सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। डिस्कशन देखिए, चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना जो है सूर्यसेन ने बनाई थी। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में भारतीय रिपब्लिकन आर्मी ने इस छापे को अंजाम दिया। इस योजना में शस्त्रागार पर कब्जा करना और हथियारों और गोला बारूद का उपयोग करके एक बड़ा विद्रोह शुरू करना शामिल था। अब है कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी। कौन सी पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी। तो हो जाएगा यंग इंडिया। वो हो जाएगा यंग इंडिया। यानी कि यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी। बाकी संध्या हो, जुगांतर या युगांतर हो या फिर गदर हो, ये सभी के सभी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी। इसका संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था, जो अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी। इसका संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था, जो अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। अब है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नारोजी थे, जिन्होंने किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नारोजी थे, जिन्होंने किसके टिकट पर चुनाव लड़े। तो ये चुनाव लड़े थे लिबरल पार्टी के टिकट पे।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नारोजी थे, जिन्होंने किसके टिकट पर चुनाव लड़े? तो लिबरल पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े। अब है स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन जो है किसकी विफलता के बाद किया गया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है रॉलेट बिल सत्याग्रह, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। यानी कि स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद हुआ था। यानी कि स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद हुआ था। डिस्कशन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद किया गया था, जो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसले से कई नेता असहमत थे, जिससे स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य विधानमंडलों में प्रवेश करना और सरकार के कामकाज में बाधा डालना था। अब है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी कि 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार को खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। यानी कि 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार को खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। डिस्कशन देखिए, 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार जिसका अर्थ है ईश्वर के सेवक, एक अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करना था। यह आंदोलन जो है 1929 में शुरू हुआ और 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक जारी रहा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के सदस्यों को लाल कुर्ती या लाल शर्ट के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि वे लाल रंग की कमीजें पहनते थे। अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन को अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों पर आधारित किया, जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठाई थी। अब है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। ये हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। यानी कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। डिस्कशन देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण पर विचार विमर्श करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन में जो है 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे। एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एक सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन में जो 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। अब है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया था? तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। डिस्कशन देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना और योजना बनाना था। कैबिनेट मिशन जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में भेजा गया था, 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य इसमें शामिल थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। यह मिशन जो है भारत की एकता को बनाए रखने और इसे स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से जो है आया था। अब है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है छोड़ दी थी। डिस्कशन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। वे बिहार के एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया, जो उस समय एक बहुत ही प्रतिष्ठित और लाभदायक पेशा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस त्याग ने बिहार और पूरे भारत में लोगों को प्रेरित किया और इस आंदोलन को और मजबूत किया। इसके बाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 से लेकर 1962 तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की घर जो है अपने ही बिहार में है। ठीक है, अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? तो ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था जो है इंडियन एसोसिएशन थी। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था जो है इंडियन एसोसिएशन थी। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? Which one of the following is responsible for the control of genetic character in living or living cells? लिविंग सेल्स में जो है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए जो है कौन उत्तरदायी है? जीव कोशिकाएं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए जो है कौन उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा डीएनए। इट मीन्स डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो है डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो डीएनए जो है जिसे डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए इन लिविंग सेल्स। हिंदी में देख लीजिए, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। डीएनए में जीव के विकास कार्य प्रणाली, वृद्धि और प्रजनन के लिए आनुवांशिक निर्देश देते हैं। जीन जो डीएनए के खंड हैं आनुवांशिक विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। अब है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर? टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर? टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोराईइथिलीन। टेट्राफ्लोरोराईइथिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है एग्रोकैल्सिफेरोल के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एग्रोकैल्सिफेरोल? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है एग्रोकैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन D2। ये हो जाएगा विटामिन D2, यानी कि विटामिन D2 को जो है एग्रोकैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है। यानी विटामिन D को जो है D2 को जो है एग्रोकैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है। इंसुलिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है। देखिए डिस्कशन, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय पेनक्रियाज द्वारा बनाया जाता है। यह रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तरों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है ताकि शरीर ऊर्जा के लिए इसका उपयोग कर सके। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रित करता है और कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने में मदद करता है। अब पूछ रहा है इंसुलिन एक क्या है? तो इंसुलिन जो एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है।
इंसुलिन जो है दोस्तों एक हार्मोन है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करना। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करना जो है इंसुलिन का मुख्य कार्य है। इंसुलिन किस अंग के द्वारा निर्मित होता है? इंसुलिन किस अंग के द्वारा जो है निर्मित होता है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, ठीक है, यानी कि पैनक्रियाज। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज के द्वारा जो है प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज के द्वारा जो है निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिजैविक औषधि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्रतिजैविक औषधि है यानी कि एंटीबायोटिक ड्रग है? तो हो जाएगा क्लेरोएम्फेनिकॉल। क्लेरोएम्फेनिकॉल जो है एक एंटीबायोटिक ड्रग है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने में भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से जो है दूध निकलने में भूमिका निभाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन है। यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो है प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में जो है मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होते हैं। साबुन निम्नलिखित के द्वारा ग्रीस हटाता है। तो साबुन जो है किसके द्वारा ग्रीस को हटाता है? तो ये हो जाएगा पायसीकरण, ये हो जाएगा पायसीकरण, यानी पायसीकरण के द्वारा जो है साबुन ग्रीस को हटाता है। पायसीकरण के द्वारा जो है साबुन जो है ग्रीस को हटाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ये क्वेश्चन आप लोगों को क्यों ना होमवर्क दे दिया जाए। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशंस मिल पाएगा। और जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग तो कम से कम वीडियो को अवश्य लाइक करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।